गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस हफ्ते की दूसरी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 47। डेट है 21 अक्टूबर 2020। अभी तक हम जो पिछली वर्कशीट थी उसके अंदर हमने आधुनिक आवर्त सारणी को थोड़ा समझ लिया था कि आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वो किसके द्वारा दी गई, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई, ये हम पिछली वर्कशीट में जान चुके हैं। आज हमें इस वर्कशीट के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी को और डिटेल के अंदर पढ़ना है। कल जो वर्कशीट आई थी, यानी जो मंडे की वर्कशीट थी इससे पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो आवर्त सारणी है उसमें आपको समूह होते हैं और उसमें आवर्त पाए जाते हैं। तो आज उनको ही डिटेल में पढ़ना है कि आवर्त और समूह किसे कहा जाता है, ऊर्ध्व स्तंभ क्या होते हैं और क्षैतिज पंक्तियाँ क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, कि जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई उसमें तत्वों की स्थिति कैसी थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं। ये मैंने आपको बताया था कि 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं सीधे, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सीधे खड़े हुए स्तंभ जो हैं वो कितने थे उसके अंदर, 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं। और इन ऊर्ध्व स्तंभ को ही समूह कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया था पिछली वर्कशीट में कि समूह कितने होते हैं, 18 समूह होते हैं। इसके बाद तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। तो ये आपके पास में कितनी थी, 7। और इन 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। और ये कितनी है, 7 पंक्तियां होती हैं। तो आपके पास में यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। एक, समूह किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्व स्तंभ जो होते हैं उसको समूह कहा जाता है। समूह है कितने, 18 हैं, 18 समूह है। आवर्त कितने हैं, आवर्त आपके पास में 7 है। अब इसे वर्कशीट में देखिए एक बार। ये देखिए, ये आपकी पीरियोडिक टेबल थी। इसमें मैंने आपको आखिरी वर्कशीट में बताया था कि ये आपके ऊर्ध्व स्तंभ हैं। स्तंभ खड़े हैं, खंबे की तरह खड़े हुए हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये ऊर्ध्व स्तंभ हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जब आप चलेंगे ये ऊर्ध्व स्तंभ कहलाते हैं। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या कितनी हो गई, 18। इसी प्रकार से जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, ये क्षैतिज पंक्तियां हैं। जब इस तरीके से आप चल रहे हैं तो ये क्षैतिज पंक्तियां हैं आपकी। क्षैतिज पंक्तियां आपके पास में कितनी हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको अलग से पढ़ाया जाता है। ये 7 पंक्तियों के अंदर नहीं आता क्योंकि ये इसी का हिस्सा है। यहीं से ही 2 हिस्सों को यहाँ पर रख दिया गया है। तो पंक्तियाँ हमारे पास में टोटल कितनी है, क्षैतिज पंक्तियाँ, या इन क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। तो आवर्त की संख्या कितनी हो गई, 7। तो ये हो गई आपकी बात आवर्त की और समूह की, कि आवर्त किसे कहा जाता है और समूह किसे कहा जाता है। आइए वर्कशीट में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ऊर्ध्व स्तंभ। ऊर्ध्व स्तंभ के बारे में जानकारी देखते हैं। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं और समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो ऊर्ध्व स्तंभ की बात हो रही है, तो अभी बताया आपको ऊर्ध्व स्तंभ इस तरीके से होते हैं। तो हम पहला ऊर्ध्व स्तंभ लेते हैं और उसमें देखते हैं उसके पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को लिखने आते होंगे, मुझे उम्मीद है। इसके ऊर्ध्व स्तंभ लिखते हैं। देखिए, ये हमने पहला समूह लिया, हाइड्रोजन है सबसे ऊपर, हाइड्रोजन है। उसके बाद लिथियम है Li। उसके बाद सोडियम है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 हो गई, लिथियम की परमाणु संख्या 3 है और सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हाइड्रोजन में 1 है तो 1 ही आएगा, लिथियम का 3 है तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 1 आएगा। सोडियम में पहली कक्षा में हम 2 भर सकते हैं, दूसरी में 8
और जो बचे कितना, 1, तो 2 8 1। आप देख रहे हैं इनकी जो आखिरी कक्षा है उन सभी में कितने हैं, 1 है, यानी इनकी संयोजकता क्या है, एक समान है। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि अगर आप किसी भी एक समूह की बात करेंगे तो उस एक समूह के अंदर, किसी भी एक समूह के अंदर, जैसे ऊपर से नीचे समूह की मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो किसी भी एक समूह के अंदर जो संयोजकता होगी सभी इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी सभी तत्वों की, वो क्या होगी, समान होगी। तो समान समूह में क्या से होगी, समान संयोजकता होगी। अगर समूह समान है तो समान संयोजकता, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। समूह में कैसी होती है, समान संयोजकता होती है। कि अगर आप इसकी संयोजकता हमें आपको करके दिखाई कि हाइड्रोजन वाले में भी संयोजकता एक आ रही थी, लिथियम में भी एक आई, सोडियम के अंदर भी एक आई, पोटेशियम आप लिखेंगे, पोटेशियम 19 होता है तो ये बनता है 2 8 8 1, तो इसकी भी संयोजकता एक है। संयोजकता क्या होती है, आखिरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वही उसकी संयोजकता है। उसके बाद आपको मैं उदाहरण देता हूँ, दूसरे का समझाता हूँ। दूसरे समूह में देखिए, दूसरे समूह के अंदर सबसे ऊपर ये Be बेरिलियम है। बेरिलियम की परमाणु संख्या है 2, यानी पहली कक्षा एक में ही दोनों आ जाएंगे। उसके बाद है Mg मैग्नीशियम। हम समूह की बात कर रहे हैं केवल अभी ऊपर से नीचे चलते हुए। तो समूह के अंदर मैग्नीशियम में पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, दूसरी में 2। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 20, तो ये बनेगा 2 8 8 2। तो अब ये देखिए यहाँ भी आखिरी कक्षा के अंदर क्या आ रहे हैं, सबके 2 आ रहे हैं। यानी पहले समूह के अंदर सबकी संयोजकता क्या आई, 1। दूसरे समूह में सबकी संयोजकता क्या आई, 2। तो अगर आपको ये पता है कि समूह कौन सा है तो उससे आप उसकी संयोजकता को समझा सकते हैं कि आप उसकी आखिरी कक्षा में कितनी परमाणु संख्या या कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे। देखिए वर्कशीट में क्या दिया गया है। जब आपने तीनों का लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, हाइड्रोजन का, लिथियम का और सोडियम का, तो तीनों में आखिरी कक्षा में कितने आया, 1 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन इसमें से पूछा गया कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। तो आप इन तीनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता ये है कि सबकी तीनों आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। उत्तर है कि आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, सभी में समान आ रहे हैं, 1 आ रहा है। उसके बाद इन तत्वों में कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 1 है। एक ही समूह के सभी तत्व, अभी मैंने आपको समझा दी सारी बातें, एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। मतलब आप एक समूह के अंदर जब चलते हैं तो उस पूरे समूह में ऊपर से नीचे चलते हुए सभी इलेक्ट्रॉनों की जो संयोजकता होगी वो एक समान होगी। एक समूह की, कि पहला समूह है तो उसमें संयोजकता सबकी समान होगी, दूसरा समूह है तो उसमें सबकी संयोजकता समान होगी, तीसरा समूह है तो उसमें सबकी संयोजकता समान होगी। मान लो पहले में 1 है तो उसकी संयोजकता सबकी 1 होगी, दूसरा में 2 है तो सबकी संयोजकता 2 होगी। तो अगर आपको आवर्त सारणी में ये पता है कि कौन सा तत्व किस समूह में रखा हुआ है, उससे आप उसकी संयोजकता को बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास निकल कर आया जो हमें याद रखना है। कंक्लूजन जो निकल कर आया वो यही है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है समूह की संख्या। कि जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि समूह की संख्या क्या होगी। उसके बाद किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। तो एक बात तो आपको ये समझ में आ गई कि किसी भी समूह में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो सॉरी, ऊपर से नीचे चलने पर सभी जो समूह हैं उनकी संयोजकता का आप पता लगा सकते हैं। दूसरा, जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो हमने दिखाया अभी आपको कि लिथियम की परमाणु संख्या है 3, तो 2 1, यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करूं तो पहली कक्षा के अंदर आएंगे 2 और दूसरी में आएगा 1। उसके बाद सोडियम का हो गया 11, तो सोडियम 11 का बना 2 8 1। यहाँ देखिए, यहाँ 2 ही कक्षा की जरूरत, 1 कक्षा की जरूरत थी। सोडियम में हमें 3 कक्षा बनानी पड़ेगी, पहली में 2 आएंगे, दूसरी में 8, तीसरी में 1। उसके बाद पोटेशियम है 2 8 8
एक, यहाँ 4 हो गए। यानी समूह में दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक कि एक समूह की संयोजकता एक समान होगी, दूसरा जैसे ही समूह में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो जो कक्षाएं हैं उनकी संख्या क्या है, बढ़ती चली जाएगी। यहाँ 2 कक्षा थी, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई। यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो समूह में कक्षाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और बढ़ने का नुकसान क्या है, ये बीच में आपका केंद्रक होता है, इस केंद्रक से जितनी कक्षाएं बाहर बढ़ती चली जाएंगी, केंद्रक से बाहरी कक्षा की जो दूरी है वो क्या है, बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद सॉरी, तो यानी आपके पास में डायग्राम दिख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब देखिए ये बहुत छोटा, यहाँ कक्षाएं बढ़ गई और बड़ा हो गया, और कक्षा बढ़ गई और ज़्यादा बड़ा हो गया। तो समूह में आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समूह यहाँ से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्षैतिज पंक्तियों की। क्षैतिज पंक्तियों की जब बात होती है तो क्षैतिज पंक्तियों से हमारा मतलब यही है, ये क्षैतिज पंक्तियाँ हैं आपकी, इस तरीके से ये क्षैतिज। अभी हमने समूह को बताया आपको ऊपर से नीचे चलते हुए, अब हम बात ऐसे करेंगे कि ये हमारी पहला समूह है, ये हमारा दूसरा समूह है, ये हमारी तीसरी क्षैतिज पंक्ति है, आवर्त है, ये हमारा चौथा है, ये पांचवा है, ये हमारा छठा है, ये सातवां है, ये पूरा। तो बात समझ में आ रही है आप सबको? ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे आवर्त हैं। तो अब आवर्त की खासियत देख लेते हैं कि आवर्त में किस तरीके से। तो हम पहला समूह तो ये हाइड्रोजन हो गया, इधर आपका हीलियम हो गया। हीलियम पूरी तरीके से 2 इसकी परमाणु संख्या होती है, तो इसको ना ही ये किसी के साथ क्रिया करता है, ये अक्रिया गैसों में आता है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे दूसरे समूह के, दूसरे आवर्त के बारे में। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन तक इसे हम पढ़ेंगे। देखिए इसकी क्या खासियत है। तो हमने देखा कि क्षैतिज पंक्तियाँ लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियोन दूसरे आवर्त के तत्व हैं। ये दूसरा आवर्त मैंने अभी आपको दिखाया था कि सबसे पहले लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम था, बेरिलियम के बाद कार्बन, बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। लिथियम की परमाणु संख्या होती है 3, तो इसके अंदर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 1 बनेगा। बेरिलियम की 4 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 2। बोरोन की परमाणु संख्या 5 होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 3। कार्बन की 6 होती है, तो 2 और 4। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, 2 और 5। ऑक्सीजन की 8 होती है, तो 2 और 6। फ्लोरीन की 9 होती है, तो 2 और 7। नियोन की 8 होती है, 10 होती है, तो 2 और 8। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं सबके यहाँ पर। तो आप इनमें समानताएं देखिए, आप देखिए जैसे जैसे आप आगे ऐसे बढ़ रहे हैं, लिथियम, लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यहाँ पर आप देखिए कक्षाएं समान हैं, सब में 2 2 कक्षाएं हैं। यानी एक किसी भी आप आवर्त के अंदर जब जाएंगे तो उस आवर्त में कक्षाएं नहीं बढ़ेंगी, कक्षाओं जो हैं वो उतनी ही रहेंगी। आप देखिए पहली लिथियम के अंदर जब इसका चित्र बनाएंगे तो पहले में क्या है, ये बीच में आपका केंद्रक हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसके अंदर। दूसरे में पहली कक्षा में अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरी बेरिलियम का बनाएंगे तो उसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कक्षाएं, अब जब बोरोन पर आए तो दूसरी कक्षा में 3 हो गए, यानी एक और बढ़ा दीजिए। कार्बन में एक और हो गया 4, यानी दूसरी कक्षा में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा ये कौन सा आवर्त था, दूसरा आवर्त था। तो दूसरे आवर्त में कक्षाएं कितनी हैं, 2। यानी आवर्त से आप उसका नंबर बता सकते हैं, उसकी कक्षा बता सकते हैं। कि मैं अगर आपसे कहूँ कि 5वें आवर्त में कितनी कक्षाएं होंगी, तो आप कहेंगे सर K L M N O P, मतलब इस तरीके से आपके पास में यहाँ तक 5 कक्षाएं हो जाएंगी। तो आप समूह से जो भी अगर आपको आवर्त बता दिया जाए तो आवर्त की संख्या से आप उसकी कक्षाओं का अनुमान लगा सकते हैं। तो उस स्तंभ में और क्षैतिज पंक्तियों में अंतर ये आया कि जब आप स्तंभ में या समूह में जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो कक्षाएं बढ़ जाती हैं, जबकि जब क्षैतिज पंक्तियों में आवर्त में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो
कक्षाएं एक समान रहती हैं। एक समान रहने का फ़ायदा क्या है, देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। एक समान कक्षाएं रहने का मतलब है कि मान लीजिए लिथियम का मैं चित्र बना रहा हूँ, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 1। अब ये केंद्रक है, केंद्रक से आखिरी कक्षा की दूरी ये है, आखिरी इलेक्ट्रॉन की। बेरिलियम के अंदर इसमें 2 हो जाते, बोरोन के लिए 3 हो जाते, कार्बन के लिए 4, नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए 6, फ्लोरीन के लिए 7 और नियोन के लिए 8। यानी दूसरी कक्षा में जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और बीच में यहाँ प्रोटॉन रखा है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को खींच कर रखेंगे, अच्छी तरह एक दूसरे से बंद कर रहेंगे, तो इसका जो साइज है वो बढ़ेगा नहीं, साइज काफ़ी कैसा हो जाएगा, छोटा रहेगा। देखिए, क्या इन सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? तो हाँ, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे, इसमें सब में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी नज़र आ रही है आपको, अलग अलग। पहली में इसमें लिथियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, बेरिलियम में कितने हैं, 2, बोरोन में कितने हैं, 3। यानी क्षैतिज पंक्तियों के अंदर अलग अलग होती है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या इन कोषों की संख्या समान है? हाँ, क्षैतिज पंक्तियों में कोषों की संख्या जरूर समान रहती है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल कर आया जो आपको याद रखना है कि इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान है। कोष आप देखिए सभी के अंदर, दूसरा हमने लिया तो 2 ही समूह है, तीसरा लेते तो 3 पंक्तियाँ होती है हमारे पास या 3 कक्षाएं होती, चौथा समूह लेते आवर्त लेते तो 4 होती, पांचवा आवर्त लेते तो 5 होती, छठा लेते तो 6 कक्षाएं होती, सातवां लेते तो 7 कक्षाएं होती। यानी हम कौन सी आवर्त है उससे ये पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितनी कक्षाएं होंगी। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्याओं में इकाई की वृद्धि होती है। इकाई की वृद्धि होती है कैसे, लिथियम का हो गया हमारे पास में क्या, 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। तो एक एक करके बढ़ता है। जबकि अब जब आपने पढ़ा था पीछे समूह के बारे में, देखिए समूह को एक बार, समूह में यहाँ से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम का है 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5। यानी जब ऐसे चल रहे हैं तो परमाणु संख्या एक एक करके बढ़ रही है, 1+1 हो रहा है। जबकि ऊपर से जब नीचे बढ़ते हैं तो लिथियम का 1, हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 हो गया, सोडियम का 11 हो गया। तो कितनी तेज़ी से बढ़ गया, 3 से सीधा 11 पे आ गया। उसके बाद 19, उसके बाद 37, उसके बाद 55, उसके बाद 87। ये तो जब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं किसी भी समूह के अंदर, तो कक्षाओं की परमाणु संख्या जो है वो एकदम से बढ़ती है। और वो कैसे बढ़ेगी, 2, 8, 18, 32 ऐसे करके बढ़ती है। जबकि अगर आप आवर्त में जाते हैं तो एक एक करके परमाणु संख्या आगे बढ़ती है, एक एक करके बढ़ती है। इसीलिए आवर्त के अंदर क्या है, एक ही कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते चले जाते हैं जब तक वो पूरी कक्षा पूरी तरीके से भर नहीं जाती। आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ से जो कंक्लूजन निकला था वो ये था, और इधर से क्या निकलेगा कि कोषों की संख्या बराबर होगी आवर्त संख्या। कि अगर किसी मेरे पास एक परमाणु है, एक तत्व है जिसमें कोष कितने बन रहे हैं आपके 5, तो आप ये समझ लीजिए अगर 5 कोष हैं तो उसके अंदर आवर्त कौन सा होगा, 5 उसकी आवर्त संख्या होगी। ठीक है, तो कोषों की संख्या से आप ये पता लगा लेंगे कि कौन से आवर्त के अंदर वो उपस्थित है। देखिए, अध्यासित कोषों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं। क्योंकि इनके परमाणु, ये तीसरे आवर्त में क्यों स्थित हैं सभी, क्योंकि इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉन के, एल एवं एम कोषों में स्थित हैं। आप सोडियम देखिए 11 है, 2, 8, 1, यानी के, एल, एम, 3 कक्षाएं लग गई। मैग्नीशियम 12 है, 2, 8, 2, 3 कक्षाएं लग गई, के, एल, एम। एल्यूमिनियम 13 होता है, 3 कक्षाएं लगेंगी, 2, 8, 3, के, एल और एम। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि कोषों की संख्या के हिसाब से ही हम ये पता लगा पा रहे हैं कि वो कौन से आवर्त के अंदर उपस्थित है। अब आपने 9th क्लास में जो है नील बोहर का एक नियम पढ़ा था कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है 2n²। इसी से हम उसकी संख्या निकालते हैं, पर निर्भर करता है। यहाँ n नाभिक से नियत कोषों की संख्या को दर्शाता है। अब ये जो n है इससे कोषों की संख्या का पता चलता है, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोषों की संख्या की जगह पर n। उदाहरण के लिए के कोश है, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। अगर के कोश है तो उस के लिए n की वैल्यू 1 होती है।
तो 2n² से फॉर्मूला बनता है 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2। एल के लिए कोस एन की वैल्यू होती है 2, तो फॉर्मूला बनता है 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 8। और तीसरे में एन की जगह 3², चौथे के लिए 4², 5², ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो पहले में हो गए 2, दूसरे में हो गए 8, तीसरे में हो गए 18, चौथे में हो गए 18, फिर 32 और 32 तत्व होंगे। तो ये आपकी वर्कशीट है, आगे भी यही चलेगी। जो नेक्स्ट वर्कशीट है उसके अंदर भी आवर्त सारणी से ही होगी, उसमें कुछ और नई कुछ खासियतें हम पढ़ते चले जाएंगे। इस आवर्त सारणी को ही हमें रट लेना है, अच्छे से समझ लेना है, रट लेना है, या तो आपको करना ही पड़ेगा हर कीमत पर इसको। कुछ ना कुछ 2 या 3 समूह तो आपको याद होने चाहिए हैं, और 2 कम से कम आपको आवर्त याद होने चाहिए। उस आवर्त अगर आपको याद है और समूह 2 याद हो जाते हैं तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही आप बहुत सारी चीज़ें पता लगा लेंगे। 99.9 चीज़ें आपको आवर्त में, अगर आपको परमाणु संख्या पता है किस समूह में है, तो उससे आपका अंदाज़ा पूरा हो जाएगा। तो ये आपकी वर्कशीट है। थैंक यू वेरी मच।